हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टैटिक्स आईक्यू। देखिए अपन स्पेशल वर्दी बेस्ड डिस्कस कर रहे हैं, जिसका लेक्चर नंबर 1 अपन डिस्कस कर चुके हैं। उसमें टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अपन टॉप 500 MCQs डिस्कस करेंगे इसमें, और ये इस सीरीज का चैप्टर नंबर 2 है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। डैश साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए मैंने क्या किया है, जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन है उनको डायरेक्ट उठाया है। इसमें मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए, डायरेक्ट आंसर आपको सामने इसमें शो किया गया है। तो आपको सिर्फ इस सीरीज में ये देखना है कि जीडी में, एसएससी जो जीडी की एग्जाम है उसमें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या दे रखा है अपन को, मौर्य साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। देखिए अपन ने अगर भारत का एक स्ट्रक्चर बनाए तो देखिए इस टाइप से भारत का एक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत बन गया इसमें। तो यहां से लेके ये लगभग पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इसको मौर्य के क्या आते थे, मौर्य उपमहाद्वीप के अंदर ये आते थे। ठीक है, अब मौर्य वंश के बारे में अपन थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। देखिए मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की थी, मौर्य वंश की स्थापना की थी। और किसकी सहायता से की थी, इनके जो एक मंत्री थे, कौन थे, मंत्री। ठीक है, इनको तो सब जानते हैं, इनके मंत्री कौन थे, चाणक्य। कौन, चाणक्य इनके मंत्री थे। इन्हीं के सहायता से इन्होंने क्या किया था, मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और मौर्य वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी, पाटलिपुत्र। ये भी क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछता है कि मौर्य वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी, पाटलिपुत्र मौर्य वंश की राजधानी। ठीक है, और मौर्य वंश की स्थापना कहां पे की गई थी, मगध में मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। और मगध में भी कहां पे, गंगा नदी के किनारे। कहां पे, गंगा नदी के किनारे। ठीक है, तो ये भी आपको जो एक्स्ट्रा डिटेल है ये भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, देखिए पहले यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बारे में जानते हैं अपन। ये क्या होता है, जो भी क्रिटिकल कंडीशंस में जो स्थान होते हैं या जो पुरातात्विक स्थान होते हैं उनको यूनेस्को अपने अंडर ले लेता है और क्या करता है, उनका संरक्षण, उनकी देखरेख यूनेस्को अपने अंडर में ले लेता है। ठीक है, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि भारत के कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, भारत के जो स्थल है वो शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इसका आंसर होगा 1989 में। ठीक है, यानी कि सांची का जो स्तूप है उसको 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। क्लियर, अब इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये कहां पे स्थित है, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहां पे, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। और रायसेन जो है वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी, बेतवा नदी के किनारे। क्लियर, बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कौन, रायसेन डिस्ट्रिक्ट। और बेतवा नदी के किनारे ही कौन है, सांची का स्तूप बेतवा नदी के किनारे स्थित है। पेन को थोड़ा सा अपन लाइट करते हैं। क्लियर, अब देखते हैं इसमें कि ये क्या है, सांची का स्तूप क्या है, ये एक प्रकार का बौद्ध स्मारक है। कौन सा, बौद्ध स्मारक है। ठीक है, इसको किस रूप में जाना जाता है, ये एक बौद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता है। और इसकी स्थापना, मतलब सांची का जो स्तूप है इसको किसने लगवाया था, अशोक महान ने। किसने, अशोक महान ने। ठीक है, और कब लगवाया था ये भी क्वेश्चन कई बार पुट किया जा सकता है कि अशोक महान ने सांची के स्तूप की स्थापना किस वर्ष की थी, तो तीसरी सदी ईसा पूर्व में। कौन सी, तीसरी सदी ईसा पूर्व में। क्लियर, ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इस सांची के बारे में अपन ने ये पूरा डिटेल से जानकारी ले ली है, तो ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंकिंग के संबंध में सीटीएस के लिए संक्षिप्त रूप है। इसका मतलब है कि सीटीएस एक छोटा रूप है और इसको फुल फॉर्म में किस रूप में जाना जाता है। देखिए एसएससी इस टाइप के क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके होता है, ठीक है, उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस पुट करता है। तो ये भी उसी का ही क्वेश्चन है कि सीटीएस के लिए एक संक्षिप्त रूप है। तो इसका आंसर होगा चेक ट्रंकेशन सिस्टम। कौन सा है इसका आंसर, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट ऐसे कैसे याद रखना है, क्योंकि एसएससी क्या करता है, बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करता है। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है
जिसकी स्थापना वर्ष डैश में पारित एक अधिनियम के तहत की गई थी। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि भारत का पहला क्या है, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। कौन सी है? पहली भारत की नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। और एक्चुअल डेट क्या है? 16 मार्च 2018। कौन सी? 16 मार्च 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। और किसके द्वारा की गई थी? नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इम्फाल कहाँ, किसकी राजधानी? इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। किसकी? मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? इसका मतलब है कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो मृदा से रिलेटेड फसल चक्र है, खरपतवार है, उसका अपन अगर स्टडी करते हैं तो उसको किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा कृषि विज्ञान यानी एग्रोनॉमी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसके रूप में? एग्रोनॉमी के रूप में जाना जाता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगा के चलना है। और जितनी भी जो स्टडी होती है, जैसे घास विज्ञान एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं, शरीर संरचना विज्ञान को एनाटॉमी कहते हैं, कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं, अंगूर की खेती को किसको? अगर अंगूर की खेती को पूछा जाए, अंगूर की खेती, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको विटीकल्चर। कौन सा? विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और अगर अपन देखें रेशम कीट पालन, कौन सा? रेशम कीट पालन। ठीक है, रेशम कीट पालन को किस नाम से जाना जाता है? इसको सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। कौन सा कल्चर? सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। और अगर अपन देखें कि सब्जियों और फलों का उत्पादन को किस नाम से जाना जाता है? उसको अपन हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। कौन सा कल्चर? हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस टाइप की जितनी भी स्टडी है आपको पूरी स्टडी करके जानी है। क्लियर? अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया डैश कहलाती है। देखिए जीडी जैसी एग्जाम में, किसमें? जीडी जैसी एग्जाम में भी इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप लेवल देख सकते हो कि एसएससी जीडी का लेवल कितना हद तक डीपली जाने वाला है। क्लियर? तो इसका आंसर होगा पारिस्थितिकी विकास। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पारिस्थितिकी विकास। किसको बोलते हैं? अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया को अपन किस नाम से जानते हैं? पारिस्थितिकी विकास के नाम से जानते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत किसकी? ओपन एरा की शुरुआत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जो मैं डिटेल दूंगा वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत डैश में हुई, जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। नवोदित खिलाड़ी है, इसका मतलब है कि पहले पेशेवर खिलाड़ी जैसे राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, इस टाइप से जो पेशेवर खिलाड़ी थे वही इस गेम में भाग लेते थे। लेकिन जब ओपन एरा की, कब? 1968 में। कब? 1968 में जब ओपन एरा की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से नए खिलाड़ियों को भी इनके साथ क्या किया गया है? प्रतिस्पर्धा करने का मौका दिया गया था। ठीक है, तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब अपन ग्रैंड स्लैम के बारे में जानते हैं और इसको आप लिख लेना। ये इंपॉर्टेंट न्यूज, इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो आपको दे रहा हूं। देखिए ग्रैंड स्लैम कितने प्रकार के होते हैं? ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं। और इसकी अगर ट्रिप देखें अपन तो AFWA, ए का मतलब अपन लिख सकते हैं यूएस ओपन। ठीक है, क्या लग सकते हैं अपन इसको? यूएस ओपन। देखिए ए का ऑस्ट्रेलियन ओपन, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया ओपन। एफ का मतलब है फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन। और डब्ल्यू का मतलब है विंबलडन ओपन। ठीक है, विंबलडन ओपन। क्लियर? अब मेन डिटेल इसमें यह है कि ये कौन कौन से कोर्ट पे खेले जाते हैं। अब अपन इसको एक ट्रिक से याद करेंगे। किससे? ट्रिक से याद करेंगे। देखते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, में पेन चेंज कर लेता हूं एक बार। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन क्या है? इन दोनों का नाम किसी देश के नाम पर पड़ा हुआ है। तो इन दोनों को नाम जो देश के नाम पर है वो ग्रास कोर्ट पे खेले जाते हैं। कौन से? ग्रास कोर्ट। ठीक है, तो ये आपको याद करना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और उसके साथ में यूएस ओपन, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ग्रास कोर्ट पर खेले जाते हैं। और फ्रेंच ओपन, ये देखिए ये क्ले कोर्ट पर, किस पर खेला जाता है? ये
क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और फ्रेंच, क्ले कोर्ट का किंग किसे कहते हैं? आपके लिए ये क्वेश्चन है कि क्ले कोर्ट का किंग किसे कहा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और जो विंबलडन ओपन है वो एकमात्र है जो हार्ड कोर्ट पर, किस पे? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये आपको लिख लेनी है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। क्लियर? तो इसमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ग्रास कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच कोर्ट, जो फ्रेंच ओपन है वो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और जो विंबलडन ओपन है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। क्लियर? लेम्बेंग बूमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? ये क्या है? एक लोक नृत्य है। ठीक है, इसका आंसर होगा, सीधा सा आंसर दे रखा है, त्रिपुरा इसका आंसर है। और महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है, कौन सा है? लावणी। कौन सा? लावणी और तमाशा। ठीक है, कौन कौन सा है? लावणी और तमाशा क्या है? महाराष्ट्र के लोक नृत्य है। देख, और केरल, ओडिशा का एक महोत्सव है धानु जात्रा महोत्सव। कौन सा? धानु जात्रा महोत्सव। ठीक है, धानु जात्रा महोत्सव और रथ महोत्सव। कौन सा? रथ महोत्सव। ये ओडिशा के प्रसिद्ध महोत्सव है। और जगन्नाथ, कौन सी? पुरी की रथ यात्रा, जो ये है रथ महोत्सव, ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। और धानु जात्रा महोत्सव और रथ महोत्सव कहाँ पे होते हैं? केरल में होते हैं। क्लियर? तो लेम्बेंग बूमनी, कौन सा? लेम्बेंग बूमनी एक लोक नृत्य है, जो कहाँ का लोक नृत्य है? यह है त्रिपुरा का लोक नृत्य है। एग्जाम वॉरियर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? एग्जाम वॉरियर। ये जब लॉन्च किया गया था इस बुक को, तब हर एग्जाम में इस क्वेश्चंस को पुट किया गया था। ये भारत के प्रधानमंत्री कौन? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा लिखी गई है एग्जाम वॉरियर। ठीक है, वॉरियर्स। ये किस पर लिखी गई है? जो अपने जैसे जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए एग्जाम वॉरियर एक पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा? श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो भारत के अभी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्यों में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं? अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे युग्म पूछा गया है, तो युग्म कितने होंगे? 23। ठीक है, अगर वैसे देखा जाए तो कितने पाए जाते हैं? टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए युग्म क्या होता है? ये एक पेयर होता है, इसमें 1+1 का पेयर होता है। अब इसमें थोड़ी सी डिटेल देखते हैं अपन। देखिए 2 प्रकार के युग्म होते हैं, एक तो होता है XX और एक होता है XY। क्लियर? अब XY किसका होता है? XY होता है मेल का, यानी पुरुष का गुणसूत्र होता है। और XX किसका होता है? ये होता है महिला का गुणसूत्र होता है। अब देखिए, अगर महिला का एक X और पुरुष का एक X मिलके अगर 2X गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं, तो इसका मतलब है कि जो नया बच्चा होगा वो एक महिला यानी एक लड़की होगी। ठीक है, क्या होगी? एक लड़की होगी। अगर इन दोनों का X और Y अगर मिल जाता है तो क्या होगा? लड़का पैदा होगा। क्लियर? तो जो एक भ्रांति बनी हुई है समाज में कि अगर लड़की पैदा होती है तो उसका जिम्मेवार कौन होता है? उसकी माता होती है। ये भ्रांति बिल्कुल गलत है। अगर लड़की और लड़का किसके गुणसूत्र पर डिपेंड करता है? ये पुरुष के गुणसूत्रों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कभी भी जो इस प्रकार की जो यातनाएं दी जाती हैं लड़कियों को, उस प्रकार से उससे बचना चाहिए। क्योंकि जो भी होता है, या लड़का होगा या लड़की होगा, वो किसके गुणसूत्र पे डिपेंड करता है? वो पुरुष के गुणसूत्र पे डिपेंड करता है। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? ये सिर्फ एकमात्र ऐसा पुरस्कार है कि जो कोच को दिया जाता है, जो खिलाड़ियों को सिखाता है उनको दिया जाता है। वो है कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके प्रथम विजेता कौन थे? चेस मतलब शतरंज के जादूगर। कौन है? शतरंज के जादूगर। वो कौन है? विश्वनाथ आनंद। कौन है? विश्वनाथ आनंद। ठीक है, ये कौन है? इसके प्रथम विजेता है। किसके? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के। क्लियर? पिछले वित्त वर्ष के आवंटन के मुकाबले 2020-21 के बजट में रक्षा व्यय में, डिफेंस व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? ये करंट का क्वेश्चन है, 5.8% की। तो आपको पूरा बजट पढ़ के जाना है। अभी जो 2022-23 का जो बजट लॉन्च किया गया था केंद्र का, वो आपको पूरा पढ़ के जाना है। उसमें से ही ये क्वेश्चन पुट किए गए हैं। क्लियर? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से लागू हुआ था? कौन सा? हिंदू विधवा पुनर्विवाह
अधिनियम, देखिए ये हुआ था 1856 में, ठीक है। इसकी एक्चुअल डेट क्या है, 16 जुलाई, कब, 16 जुलाई 1856 को। और इसको पारित किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट है, जब ये पूछा जा सकता है तो इसको पारित किसने किया था, इसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको पारित किया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको पारित किया गया था। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ये मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, इसी टाइप का क्वेश्चन। जो ट्रॉफीज है उसके बारे में भी जो एसएससी है वो बहुत बार पूछता है। विलियम जोन्स कप किससे संबंधित है, यह बास्केटबॉल से संबंधित है। किससे, बास्केटबॉल से विलियम जोन्स कप संबंधित है। क्लियर। दिसंबर 2020 में फिर से करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल के 90वें संस्करण का आयोजन डैश में किया गया था। किसमें, ये संस्करण आपको याद रखना है, 90वां संस्करण 2020 में हुआ था और उसका आयोजन कहां पे किया गया था, ओडिशा में किया गया था। ठीक है। अब आपसे इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि टॉम्ब ऑफ सेंड, टॉम्ब ऑफ सेंड ये किसके द्वारा लिखी गई बुक है। ठीक है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्लियर। टॉम्ब ऑफ सेंड किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम है। लिंग अनुपात किस राज्य का, इन ऑप्शंस में से, सभी में से नहीं, इन ऑप्शंस में से किसका लिंग अनुपात 900 से कम है। तो इसका आंसर होगा हरियाणा का लिंगानुपात 900 से कम है। और हरियाणा का 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात भी देखा जाए तो वो हरियाणा का ही लिंगानुपात होता है। ठीक है। और अगर साक्षरता दर देखें, कौन सी, साक्षरता दर 2011 के अनुसार, तो सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी है, केरल की। किसकी, केरल की सबसे अधिक साक्षरता दर है। और सबसे कम देखें, सबसे कम साक्षरता दर किसकी है, सबसे कम साक्षरता दर है बिहार राज्य की। किसकी, बिहार राज्य की सबसे कम साक्षरता दर है। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड ने अनुशंसा की कि इसका लेखा वर्ष कौन सा, फाइनेंशियल ईयर डैश से बदलकर अप्रैल मार्च कर दिया गया है। इसका इजी वे में इसको समझिए कि भारत का जो भारतीय रिजर्व बैंक का सेंट्रल बैंक है भारत का, उसका जो फाइनेंशियल ईयर था वो पहले जून जुलाई होता था। कौन सा, जुलाई जून होता था, लेकिन अब उसको चेंज करके अप्रैल मार्च कर दिया गया है। ठीक है। ये वैसे उस टाइम का करंट अफेयर था, लेकिन अभी भी इसको भारतीय रिजर्व बैंक के कॉन्टेक्स्ट में इसको पूछा जा सकता है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 वर्ष पूर्व बंद हो गए संगीत समूह, कौन सा, एक संगीत समूह था, ने सितंबर 2021 में अपनी वापसी की घोषणा की है। देखिए 40 वर्ष पहले इसको बंद कर दिया गया था, अब सितंबर 2020 में इसने वापस स्टार्ट किया है। उसका नाम क्या है, ABBA। ठीक है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि ABBA एक संगीत समूह था जिसने सितंबर 2021 में अपनी वापसी की घोषणा की है। अब इससे आपको क्वेश्चंस का जो डीप है, जो लेवल है, वो आपको पता लग रहा होगा कि जीडी में भी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी ये कहां से आ गए, प्राचीन भारत से आ गया। एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से डैश अनुष्ठान किया जाता था तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता था, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय हो या ना हो। इसका सीधा सा ये है कि अगर कोई ब्राह्मण के द्वारा किसी व्यक्ति का हिरण्यगर्भ अनुष्ठान कर दिया जाता था, कौन सा, हिरण्यगर्भ का अनुष्ठान करवा दिया जाता था, तो वो अगले जन्म में चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो क्षुद्र हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, लेकिन अगर इसका हिरण्यगर्भ अनुष्ठान हो गया है तो उसका मतलब है कि वो अगले जन्म में, ये एक धारणा थी उनके कि वो अगले जन्म में क्षत्रिय ही होगा। ठीक है। कौन सा होगा, वो क्षत्रिय के रूप में ही पैदा होगा। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल डैश प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं। ये कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, देखिए पृथ्वी की 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कौन सी, ये होती है क्रस्ट, इसको बोलते हैं अपन मेंटल, और जो सबसे अंदरूनी होती है उसको बोलते हैं अपन कोर। ठीक है। इसको अगर इसमें देखें, साइंस के रूप में देखें तो सियाल, इसका फुल फॉर्म भी बताऊंगा, सियाल, सीमा और निफे। ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सियाल का मतलब है सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम,
जो क्रस्ट होती है, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परपट्टी होती है, उसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। सीमा में देखें तो सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, ठीक है। कौन कौन सा? सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा किसमें होती है? मेंटल में होती है। निफे, निकिल और फेरस। कौन कौन सी? निकिल और फेरस कहाँ पे होती है? ये होती है कोर में होती है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि पृथ्वी की जो सब सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज कौन सा है? जैसे इसमें देखा जाए तो सबसे नजदीकी खनिज कौन सा होगा? सियाल होगा। तो उसको किस प्रक्रिया के द्वारा निकाला जा सकता है? तो उसको उत्खनन यानी कोरिंग के द्वारा ही भी निकाला जा सकता है, ठीक है। खुदाई, ड्रिलिंग के द्वारा अपन क्या करते हैं? जैसे अपन बोरवेल करवाते हैं, पानी निकालते हैं, उसको बोलते हैं हम खुदाई या ड्रिलिंग, ठीक है। तो इस टाइप की कुछ इस टाइप की कुछ प्रक्रियाएं होती है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? जो खनिज है उसको निकाला जाता है, ठीक है। सितंबर 2020 में करंट अफेयर का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 2020 की बात है ये। तो इसको यमी अलादे को किया गया था, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं? यूएनडीपी के बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। यूएनडीपी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब की गई थी? 22 नवंबर 1965 को। कब? 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे स्थित है? न्यूयॉर्क में। कहां पे? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ठीक है। और इसका पेरेंट कंपनी कौन है? देखिए, पेरेंट कंपनी कौन है इसकी? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। क्या है इसकी पेरेंट कंपनी? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसकी पेरेंट कंपनी है। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट। जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है। देखिए, अभी इससे जस्ट पहले इसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था एग्रोनॉमी का, और ये दूसरा क्वेश्चन आ चुका है साइंस के रूप में। तो जीव जंतु की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको जंतु विज्ञान के रूप में जाना जाता है। छिपकली विज्ञान को सेरोलॉजी कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान को बोटनी कहा जाता है, और नर जाति विज्ञान को एथेनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन स्कोप के आपको याद करके चलना है। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में देखें तो सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें किसमें? उत्तर प्रदेश में कितनी है? वो है 80 है, ठीक है। महाराष्ट्र में देखें तो 48 है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में देखें अपन तो 25 है। बिहार में देखें तो 40 मतलब 40 है। और तमिलनाडु में देखें 39 है। क्लियर? तो ये आपको सारी याद करके चलनी है। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 80। और उसके बाद में जस्ट बाद में कौन आता है? महाराष्ट्र, जिसमें 48 क्या है? लोकसभा सीटें। देखते हैं नेक्स्ट। 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद, खेड़ा कहां पे स्थित है? खेड़ा है गुजरात में। कहां पे? खेड़ा कहां पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसमें बाढ़ आई थी, उसके बाद में किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? इसका मतलब है कि जब बाढ़ आई तो खेड़ा में जितनी भी फसल थी वो सारी नष्ट हो चुकी थी, लेकिन अंग्रेजों को क्या था? उनको तो अपना टैक्स से मतलब था, उनको अपना पूरा टैक्स चाहिए था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, किसने? भारत के लौह पुरुष। कौन? भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था। इसके माध्यम से क्या किया गया कि जो फसल नष्ट हो गई थी उसका कोई टैक्स नहीं दिया गया, ठीक है। अंग्रेजों को इसके द्वारा कोई टैक्स नहीं दिया गया था। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सीधा सा आंसर है 19 नवंबर को महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2020 में फ्रांस के नांतेस में आयोजित एलेक्सिस वेलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक नहीं जीता था? इसको आपको ध्यान रख के चलना है। इसमें नहीं पूछा गया है कि स्वर्ण पदक किसने नहीं जीता था। देखिए, संजीत ने जीता था, अमित पंघाल ने जीता था, आशीष कुमार ने जीता था, लेकिन एकमात्र सुमित सांगवान ने इसमें स्वर्ण पदक नहीं जीता था, ठीक है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये करंट अफेयर क्वेश्चंस को लेने का मेरा सबसे बड़ा मोटो यही है कि आपको ये पता लग सके कि जीडी में किस टाइप का करंट अफेयर आता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन फारसी, अरबी और तुर्की के साथ ही संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे? देखिए, फारसी, अरबी, तुर्की और संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के भी प्रख्यात विद्वान थे। उसका नाम कौन था? अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। कौन थे ये? अब्दुल रहीम खाने खाना ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जिनको 6 भाषा का ज्ञान था। फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी, ठीक है। अब इसमें देखा जाए जो फारसी भाषा थी वो मुगल वंश की, किसकी? मुगल वंश की राज्य भाषा थी। कौन सी थी? मुगल वंश की राजभाषा कौन सी थी? वो थी फारसी के रूप में ये सारा काम करते थे।
वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, ये देखिए ये कौन सा था, 54 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था अक्कीर्तम अच्युतम नंबूदरी को। कौन सा? 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जानते हैं। 1954 में इसकी स्थापना की गई थी और पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो जी शंकर कुरूप को, किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था, जो कोई मलयालम के लेखक थे। किसके? मलयालम के लेखक थे। क्लियर? अब 55 और 56 इस दोनों के बारे में देखते हैं अपन। देखिए जो 56 है वो दामोदर मौजे, किसको? दामोदर मौजे को दिया गया था। किसको? दामोदर मौजे को दिया गया था। ठीक है, और जो 55 था वो था नीलमणि फुकन। कौन? नीलमणि फुकन जी को। ठीक है, तो ये भी आपको याद करके चलना है। जो देखिए 54 अक्कीर्तम अच्युतम नंबूदरी, 55 नीलमणि फुकन और 56 दामोदर मौजे। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शेवेलियर ऑफ दी ऑर्डरे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस, कितना बड़ा नाम है, सम्मान है ये, जिससे सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय अभिनेता कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है। यह भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस इसका सीधा सा नाम याद रखना है, शिवाजी गणेशन को। किसको? शिवाजी गणेशन को ये सम्मान दिया गया था। क्लियर? बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था? इसका सीधा सा मतलब यह है कि इनमें से कौन सा समाचार पत्र है जो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इनके द्वारा देखिए दो समाचार पत्र थे। कौन सा? एक तो था केसरी और दूसरा कौन सा था? मराठा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए इसका आंसर तो होगा केसरी। अब देखिए जो मराठा था वो अंग्रेजी में छपता था। किसमें? मराठा अंग्रेजी में छपता था, जबकि जो केसरी था वो मराठी भाषा में छपता था। कौन सा? मराठी भाषा में छपता था। ठीक है, अब देखिए बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई में, कहां पे? मुंबई में जो गणेश महोत्सव, कौन सा? गणेश महोत्सव, सबसे बड़ा गणेश महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? वो है मुंबई का। तो गणेश महोत्सव का स्टार्ट किसने किया था? मुंबई में बाल गंगाधर तिलक जी ने ही मुंबई में गणेश महोत्सव का स्टार्ट किया था। और मुंबई के बारे में देखते हैं अपन। मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है? यह है साधु बेट द्वीप। कौन सा? साधु बेट द्वीप। ठीक है, साधु बेट द्वीप पर मुंबई स्थित है। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने 2002 में एंटीगुआ में वेस्टइंडीज के विरुद्ध अपने चोटिल जबड़े पर बंदी पट्टी बांधकर 14 ओवर तक बॉलिंग की थी? देखिए क्रिकेट से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है कि ऐसे से इस हद तक डीप जा सकता है। 2002 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर होगा अनिल कुंबले। ठीक है, और ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें टेस्ट में 10 विकेट लिए थे। कितने? पूरी पारी को इन्होंने समाप्त कर दिया था अनिल कुंबले जी ने। और इनका जो शॉर्टकट है, इनका शॉर्ट नाम किस नाम से जाना जाता है? इनको जंबो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और हरभजन सिंह को किस नाम से जाना जाता है? टर्मिनेटर। कौन सा? टर्मिनेटर। ठीक है, टर्मिनेटर। क्लियर? तो इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है और अनिल कुंबले को जंबो के नाम से जाना जाता है। ओडिशा में गजपति साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? सीधा सा आंसर है 1435 में ओडिशा में गजपति साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये साउथ के जो साम्राज्य हैं उसके बारे में बस इतना ही पूछता है कि इनकी स्थापना कब हुई थी या इनके स्थापना कर्ता कौन थे। ठीक है, ओडिशा की राजधानी क्या है? ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। कौन सी है? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2021 में 16वें G20 सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? अब अपन इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा देखते हैं G20 के बारे में, क्योंकि G20 के बारे में इस बार क्वेश्चन आना जरूरी है और क्वेश्चन आके रहेगा, क्योंकि इस बार 2023 में, कब? 2023 में G20 का जो अध्यक्ष राष्ट्र है वो कौन सा है? अपना प्यारा भारत। कौन सा? अपना भारत इसका अध्यक्ष बना हुआ है। और भारत की जो अध्यक्षता कौन करेगा इसमें? नरेंद्र मोदी। कौन करेगा इसकी अध्यक्षता? नरेंद्र मोदी करेगा। और भारत में इसकी शुरुआत हो चुकी है। और प्रथम बैठक अगर पूछा जाए कि G20 की प्रथम बैठक भारत में कहाँ की गई है, तो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है उदयपुर, उसमें G20 की प्रथम बैठक की गई है। ठीक है, तो इससे पहले 2021 में किसके पास था? इटली के पास था। क्लियर? अब G20 के बारे में अपन देखते हैं। इसकी स्थापना 1999 में इसकी स्थापना
की गई थी और इसकी पेरेंट कंपनी कौन है, ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 जो बड़ी कंट्रीज है उन्होंने ही मिलकर एक G20 की स्थापना की थी। स्थापना वर्ष ध्यान रखना है आपको, 1999 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो इसकी अध्यक्षता कर रहा है भारत। निम्नलिखित में से कौन सी मानव पूंजी नहीं है, इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो मानव की खुद की पूंजी नहीं है, तो इसका आंसर होगा भूमि, ठीक है। देखिए अपन लड़ते रहते हैं, लोग कितना भयंकर तरीके से लड़ते हैं जमीन के लिए, जायदाद के लिए, भूमि के लिए। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि संविधान में भी भूमि कौन सी संपत्ति का अधिकार है उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है जो कि 300A में बनाया गया है, ठीक है। तो आप किस हिसाब से कह सकते हैं कि भूमि आपकी खुद की पूंजी है? नहीं, भूमि आपकी खुद की पूंजी नहीं है। ये पूरी तरह से भारत सरकार के और संवैधानिक विकास के रूप में जानी जाती है और भारत सरकार के अंडर में ये आती है, ठीक है। कौन सी? भूमि। क्लियर? तो आपको आज से ध्यान रखना है कि भूमि मानव पूंजी नहीं कहलाती है। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को जुलाई 2021 में संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स का दर्जा प्रदान किया गया है? इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। क्लियर? तो इसका आंसर होगा मधुमलाई टाइगर रिजर्व, जो भी कहां पे स्थित है? केरल में। कहां पे? मधुमलाई टाइगर रिजर्व कहां पे स्थित है? केरल में। आप सारे ऑप्शंस को देखते हैं। रणथंबोर टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में स्थित है। कहां पे? रणथंबोर राजस्थान में स्थित है। बांधवगढ़ देखें, बांधवगढ़, पेंच, ये सब कहां पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, ये कहां पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है? कौन सा तलवार नृत्य है? इसमें देखिए 2-3 चीज आपको याद करनी है। एक तो है तलवार नृत्य जो किसके द्वारा किया जाता है? ये कुमाऊनी जनजाति के द्वारा किया जाता है। और इसकी युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है वो कौन सा है? छोलिया नृत्य, ठीक है। छोलिया नृत्य एक तलवार नृत्य है और ये किसके द्वारा किया जाता है? कुमाऊनी जनजाति के द्वारा किया जाता है। और एक प्रकार का क्या है? ये एक युद्ध कला है, मतलब इसमें युद्ध का चित्रण किया जाता है, ठीक है। हड़प्पा स्थल पर डैश में हल रेखाओं के निशान खोजे गए। इसका मतलब है कि सबसे पहले जुताई, मतलब खेतों की जुताई के जो निशान है वो सबसे पहले कहां पे खोजे गए थे? वो खोजे गए थे कालीबंगा में। क्लियर? और कालीबंगा कहां पे स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर में। कहां पे? हनुमानगढ़ और गंगानगर में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और ये घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसको मृत नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मृत नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कालीबंगा सभ्यता, इसकी खोज किसने की थी? बीबी लाल और बीके थापर ने। किसने? बीबी लाल और बीके थापर। ये भी आपको याद करना है। बीबी लाल और बीके थापर जी ने इसकी स्थापना की थी। और कालीबंगा एकमात्र ऐसा है जो स्वतंत्रता के बाद खोजा गया। अगर राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये प्रथम है, जबकि भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो स्वतंत्रता के बाद खोजा गया ये दूसरा स्थल है। कौन सा स्थल है? ये दूसरा स्थल है। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा के चलना, ठीक है। बनवाली देखिए, बनवाली सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? ये है हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे? हरियाणा में। लोथल और धोलावीरा ये कहाँ पे स्थित है? ये दोनों गुजरात में स्थित है, ठीक है। लोथल को इसमें डॉकयार्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डॉक यार्ड, ठीक है। लोथल में क्या पाया जाता है? डॉकयार्ड पाया जाता है। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेफ महिला चैंपियनशिप 2019 का आयोजन की गई थी किसके द्वारा? किस देश के द्वारा किया गया था? नेपाल के द्वारा किया गया था। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। क्या है नेपाल की राजधानी? काठमांडू, ठीक है। बस ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था जिसको नेहरू समिति के नाम से जाना जाता था? कौन सी? नेहरू समिति के नाम से इसको जाना जाता था। 1928 में। कब? 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने की अध्यक्षता में नेहरू समिति का गठन किया गया था और भारतीय संविधान को इसने मसौदे को तैयार किया था। इसका मतलब है कि जो भारत का संविधान है वो यहीं से कहीं ना कहीं अपने उद्गम की ओर स्टार्ट हो गया था और इसी के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसको मान्य किया गया था। और भारत का अधिकांश जो भाग है वो इसी एक्ट से लिया गया था। किससे? 1935 के एक्ट से लिया गया था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया
जाता है। इसमें आपको डायरेक्ट बस इतना पूछा गया है कि भारत के राज्यपाल को किस आर्टिकल के तहत नियुक्त किया जाता है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 155 के द्वारा राष्ट्रपति को के द्वारा राज्यपाल को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और राज्यपाल को हटाने का कार्य भी कौन करता है, राज्यपाल को सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। और राज्यपाल के पास और राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति होती है, और राष्ट्रपति के पास जो समाधान की शक्ति होती है वो आर्टिकल 72 में होती है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि राज्यपाल के पास जो समाधान की शक्ति होती है, कौन सी समाधान की शक्ति होती है, वो किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल किसी को क्षमा प्रदान कर सकता है। राष्ट्रपति का मैंने बता दिया है आर्टिकल 72 में। ठीक है, आपको सारे आर्टिकल्स जो मेन आर्टिकल्स है वो आपको याद करके जाने हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से डैश का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी। ये देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। और सबसे पहले जब अपन सेल की स्टडी करते हैं, जिसको अपन साइटोलॉजी कहते हैं, क्या करते हैं, सेल की कोशिका की स्टडी को साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी जो है उसके द्वारा ही रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, माइक्रोस्कोप से जीवित कोशिका की खोज की थी। वो थी कोर के टुकड़े में तो मृत कोशिका की खोज की गई थी, लेकिन कोशिका की खोज की जा चुकी थी किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा की जा चुकी थी। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था, सीधा सा क्वेश्चन है। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, और कांग्रेस का देखिए तो अपन 1885 में। कब, 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था। अब बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इसके बारे में देखें तो इसको पहले जनसंघ के नाम से जाना जाता था, और जनसंघ की स्थापना 1951 में की गई थी। और जब आपातकाल लगा था 1975 में, उसके बाद में एक पार्टी थी जो सबसे उभर कर आई थी 1977 में, वो थी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, बीजेपी। ठीक है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, बीजेपी की। तो 1951 और 1977 ये दो डेट आपको याद करके चलनी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। इसमें यह पूछा गया है कि इन चार ऑप्शन में से एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बैंक से रिलेटेड नहीं है। तो यह है URL, इसका मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। किससे, कंप्यूटर से रिलेटेड है। जबकि ये बाकी जो ऑप्शन है, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, ECS, नेफ्ट, ये सब किससे रिलेटेड है, ये भारतीय बैंक सिस्टम से रिलेटेड है। क्लियर। किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बेस पेयर सीक्वेंस में। इसका मतलब है कि किसी अगर कोई जीव की उत्पत्ति होती है, उसके पहले ही अगर उसमें चेंज कर दिया जाता है तो उसको किस रूप में जाना जाता है, उसको म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें देखो आप यहाँ पे गौर करना, आधार युग्म अनुक्रम बेस पेयर सीक्वेंस में परिवर्तन की बात की जा रही है, तो इसको अपन म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। क्लियर। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है कंगतो। तो आपको सिक्किम की और हिमाचल प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की, ये सारी आपको याद करके जानी है। अरुणाचल प्रदेश की राज्य की पूछी गई है, तो इसका मतलब है आपको, देखिए मेरा ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये कराने का मेन मोटो ये है कि आपको ऐसा पता लग सके कि भारत जो SSC है वो भारत की जो ज्योग्राफी है उसको किस टाइप से पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चंस आपको उसको एक अंदाजा लगाने के लिए काफी है कि आप किस टाइप से आपकी स्टडी को बूस्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, कौन सा, हुंडरू जलप्रपात, वो है स्वर्णरेखा नदी पर। कौन सी नदी पर, हुंडरू जलप्रपात स्थित है स्वर्णरेखा नदी पर। तीस्ता नदी के बारे में अपन देखते हैं। तीस्ता नदी क्या है, तीस्ता नदी अरब सागर में गिरती है। कोई किसमें, अरब सागर में गिरती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पिछले जो मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था उसमें महानदी के बारे में पूछा गया था कि महानदी के बारे में गलत बताइए। तो महानदी, देखिए उसमें था कि महानदी अरब सागर में गिरती है, जबकि नहीं, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको जो नदी सिस्टम है, जो रिवर सिस्टम है भारत का, उसके बारे में पूछा जाता है। क्लियर। चक्रवात अम्फान भारत में कब आया था, कौन सा, अम्फान चक्रवात भारत में कब आया था, देखिए मई 2020 में। कब, मई 2020 में भारत के जो पूर्वी क्षेत्र है, भारत का जो पूर्वी क्षेत्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, इसको हिट किया था कौन सा चक्रवात, अम्फान चक्रवात। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में आपको ध्यान रखना है कि जो भी चक्रवात आते हैं उसका नामकरण कौन करता है, और भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो कौन से तट को ये ज्यादा इफेक्ट करते हैं, उस टाइप से पूछा जाता है। ठीक है, तो मई 2020 में भारत में अम्फान चक्रवात
भारत के पूर्वी तट को आके टच किया था। क्लियर। निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? किसका? खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है। आपको इस पे गौर करना है कि नहीं है। खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण, जी बिल्कुल है। अगर अपन ज्यादा भंडारण कर देते हैं तो वो सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, उससे भी ये होता है। कारखानों से निकला रासायनिक अफवाह, इसको नदी में अपन डाल देते हैं और वो उसी पानी को अपन ग्रहण कर लेते हैं तो डायरिया टाइप की आपको बीमारी हो जाती है। वातावरण में मौजूद संक्रामक जीव, जी बिल्कुल ये भी होता है। ये अपन कुछ खाते हैं या अपन जैसे एप्पल है उसके ऊपर आके कोई मक्खी बैठ गई तो वहां से जो संक्रामक जीव वो अपनी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। तो आवारा जानवर द्वारा काटना, इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा जैसे अगर कुत्ते ने काट लिया तो आपको रेबीज की बीमारी हो सकती है। किसकी? रेबीज की बीमारी जिस हो सकती है, जिसे हाइड्रोफोबिया हो सकता है। कौन सा? हाइड्रोफोबिया। अब देखिए हाइड्रोफोबिया तो आपको खाद्य और जल प्रदूषण से रिलेटेड नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा आवारा जानवरों द्वारा काटना। ये क्या होता है? ये भारत खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी आयु सत्यापन परीक्षण विधि नहीं है? फिर से नहीं के बारे में पूछा गया है, जिसमें हाथ और कलाई के रेडियोग्राफ के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ग्रीवा कशेरुक परिपक्वता विधि। इसका मतलब है जो ढांचा होता है, कौन सा? जो ढांचा होता है इंसान के शरीर का, उसका जो ग्रीवा कशेरुक होता है पीछे का, उसके द्वारा अपन कभी भी आयु का सत्यापन नहीं कर सकते हैं। बाकी ये जो 3 विधि है इसके द्वारा अपन आयु का सत्यापन कर सकते हैं। ये बहुत डीप क्वेश्चन है और मेरी माने तो इस टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ना बेहतर होगा। अगर आप इसमें तुक्का लगाओगे तो ये 100% की आपका गलत होगा। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, पिता की संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को किस वर्ष संशोधित किया गया था? देखिए इसका जो बेस है, इसको पारित कब किया गया था? वो तो यहाँ पे 1956 में, जबकि इसको संशोधन कब किया गया था? 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को संशोधित किया गया था। इसमें संशोधन में यह कहा गया था कि पिता की संपत्ति में उतना ही पुत्रियों का, मतलब बेटियों का भी अधिकार है जितना पुत्रों का अधिकार है। ठीक है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि बेटी और बेटा दोनों को बराबर समझना है हमेशा, और उसके अगर आपको कोई बंटवारा भी करना है तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को ध्यान में रखे आपको बंटवारा करना है। क्लियर। तो ये था अपना आज का लेक्चर, और लेक्चर में आपको क्या अच्छा लगा और इसमें अपन क्या इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ये आपका चैनल है, इसको आप जितना लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे उतना ही आपको हम बेटर से बेटर कंटेंट आपको दे पाएंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।